हाँ मैं एक बार उसका प्लान कर लेता हूँ। देखो तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे लिए जो हेल्पफुल चैप्टर है, तो अभी हमने 11th क्लास में क्या क्या देखा है, सेट्स, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इनइक्वालिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये देखा है। 12th में रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इतना ही देखा अभी। तो हम लोग अब आते हैं जो हमारे काम का है उसमें सीधा से मैं अब यहाँ पे आता हूँ। इसका अगला चैप्टर, लास्ट चैप्टर क्या है इसका, आई थिंक 16th है। 16th क्या है, प्रोबेबिलिटी है या स्टैटिस्टिक्स है, मतलब इसे दो चैप्टर है, आई थिंक प्रोबेबिलिटी ही होगा। हाँ स्टैटिस्टिक्स है, तो 15वें पे आते हैं, 15th हमारे लिए काम का 15th है। सो हम 15 चैप्टर कल करेंगे। 15 चैप्टर में क्या है, वही नहीं नहीं अलग अलग है, 15th और 16th। आप देखो 15 क्या है 16 क्या है, 16 प्रोबेबिलिटी ना, वही बोल रहा हूँ। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी देखना है, हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से बहुत ज्यादा काम है नहीं यहाँ पे। स्टिल आप देख सकते हो बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जो वहाँ पे है, दैट विल, बट एक बार रिवाइज कर सकते हैं उसमें, मुझे कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम रिवाइज कर सकते हैं क्लास में कि उसमें है क्या क्या। उसमें मेनली बता रखा है जो 11th क्लास का स्टैटिस्टिक्स टॉपिक है उसमें बता रखा है कि मीन डेविएशन क्या होता है ना, वेरिएंस क्या होता है, ये सब बता रखा है, कांस्टेंट सब वो एक छोटे फॉर्मूले बता रखे हैं। तो एक क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, हालांकि उसकी बहुत ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग रैंडम वेरिएबल के केस में डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जैम एंड गेट के सिलेबस का पार्ट नहीं है, सीयूईटी का पार्ट है। सीयूईटी में थोड़ा एक्स्ट्रा सिलेबस है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये तीन चीजें एक्स्ट्रा है जो जैम में है। उसके अलावा ये तीन चीजें हैं जो सीयूईटी एग्जाम में है, जो कि बाद में होता है। पहले जैम का एग्जाम फेब में होगा और सीयूईटी का मार्च में होगा। जैसे अभी आप देखते होंगे जो 6 to 8 में क्लास लेता हूँ ये वही सीयूईटी जैम वाले बच्चे ही हैं। तो हम मतलब इस फीस में आपका जो जैम का फीस आपने दिया इसमें आपका सीयूईटी का फीस भी है, आईएसआई का फीस भी है, सीएमआई का भी फीस ही है, सबकी फीस इंक्लूडेड है इसी में। तो अभी जिनको हम सीयूटी करा रहे हैं ये हमारे ज्यादातर जैम के बच्चे हैं और कुछ बाहर के भी हैं। तो बाहर वाले पे करके आए हैं, जैम वालों के लिए जैम फीस में ही इंक्लूडेड है, सीयूटी का, सीएमआई का, आईएसआई का, जैम का सब इंक्लूडेड है। ये चीज है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये देखते हैं अभी 16 आई थिंक प्रोबेबिलिटी होगा, बेसिक प्रोबेबिलिटी। इसमें जनरली जो 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी वहां सिंपल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब सैंपल स्पेस का ईच पॉइंट इक्वली लाइकली हो, तब जाके ये वैलिड होगा। तो ये हम डिस्कस करेंगे कल। और इसके बाद जहां ये चैप्टर खत्म होता है क्लास 11th के 16 चैप्टर प्रोबेबिलिटी जहां खत्म होता है वहीं से क्लास 12th का 13 चैप्टर स्टार्ट होता है जो लास्ट चैप्टर है, ये भी प्रोबेबिलिटी ही है। तो यहाँ बेसिक डिस्कस करते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस, और यहाँ पे आ जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब इसमें है। तो हो सकता है कल हम ये दोनों डिस्कस कर ले, हाँ तो एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 11th क्लास का चैप्टर 16 और 12th क्लास का चैप्टर 13, तो आप लोग खुद से भी पहले से पढ़ के आ सकते हैं, इससे आपको समझ आएगा और जो भी कुछ क्वेरीज रहेंगी वो आपके डिस्कस हो जाएंगे, आपके जो कंफ्यूजन होगा क्लियर हो जाएगा। तो आप कल चाहो तो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों जैम का भी पार्ट है, ये दोनों जैम के सिलेबस में भी है, ये चैप्टर भी जैम के सिलेबस में है, ये भी जैम, इवन गेट में भी। तो जैम गेट में ये भी, क्योंकि जैम गेट का अगर आप सिलेबस देखो जो पहला सेक्शन है, पहला पैराग्राफ है जैम के सिलेबस का, जनरली यही चीज लिखा हो, जो यहाँ पढ़ेंगे वही चीज वहां लिखी हुई है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ जैम गेट सिलेबस, ये दोनों चैप्टर जो हमारा है, तो एक्चुअल उसका भी सिलेबस है। तो पहले आप है ना इसको एक बार पढ़ के आइए, कल आप लोग ये 11th क्लास से चैप्टर 16 करके आइए और 12th क्लास से चैप्टर 13 करके आइए, ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक। सर सीक्वेंस एंड सीरीज भी है। हाँ वो सीक्वेंस सीरीज, यस वो एपी जीपी एचपी डिस्कस करता है उसमें। एक्चुअली हमारे सीक्वेंस सीरीज जो हमें पढ़ना है यहाँ पे जैम गेट के सिलेबस में वो दूसरा है, वो एक्चुअली इनफाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीक्वेंसेस है, जिसका उससे बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, थोड़ा सा रिलेशन है, कई बार एपी का फॉर्मूला यूज होगा। तो वहां पे जैसे यहाँ पे फाइनाइट टर्म्स की बात होती है जो 11th क्लास में सीक्वेंस सीरीज है, लेकिन हम लोग जो सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे जैम गेट के सिलेबस में वो इनफाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीरीज की बात होती है, तो वो एक्सटेंशन है इसका। बट हाँ वो भी एक देखेंगे क्लास में, 1 by 1 हम कवर करेंगे सब कुछ, ठीक है ना। तो अभी ये दोनों कंप्लीट कर लेते हैं कल। हाँ 16 और 13 दोनों पढ़ के आना है अभी अगले क्लास में।
नहीं 15 पर क्या है ना 15 नहीं, अभी सीधा 16 आप देखिए। 16 आई थिंक प्रोबेबिलिटी है, पर चेक कर लीजिए। सर मेरा थोड़ा सा पीछे है तो बाद में डाउट पूछ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, हम पूरे साल हमारी डाउट क्लास चलती रहेगी, पूरे साल डेली 1 घंटे लगभग डाउट क्लास चलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो, पीछे का भी आगे का भी, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सिलेबस को, है ना, ये है। लेकिन जरूरी है कि मेरे साथ चलते रहो, जो छूट गया अभी वो एक्स्ट्रा टाइम में कवर करना जरूरी है, मेरे साथ आप चलो, जो छूट गया उसको छोड़ सकते हो या टाइम मिले तो करना, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, आप साथ चलो, ये जरूरी है। ठीक है, जहां से भी कर रहे हो उसके आगे कंटिन्यू करो, मतलब लाइव क्लास के साथ चलो, ये है। और जो रह गया वो एक्स्ट्रा टाइम में आप उसको कवर करो, स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कवर हो जाएगा। डाउट जो पुराने हैं वो भी आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउट क्लास डेली 1 घंटे डाउट क्लास होगी, जिसमें आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, पुराने भी नए भी, जो नहीं पढ़ाए हैं वो भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी जी। सर मेरा कल का क्वेश्चन देखा था, कौन सा? कोई जनरलाइज्ड, अब बताओ बताओ क्या है। उसमें मैं सोचा था और नहीं निकला। क्वेश्चन क्या है, नहीं समझ आया। कल किया था जो कांस्टेंट फंक्शन का है। अच्छा, वो नहीं किया, मैं भी ट्राई नहीं किया, तो मुझे भी करना पड़ेगा। दूसरा फंक्शन नहीं मिला, आप ये कह रहे हो? और नहीं निकला, मतलब एक ही आया था कि हो गया, और तो मतलब जनरलाइज्ड वैसे नहीं कर पाया। ओके, तो मेनली आपका जो कंसर्न था, ये मुझे ढूंढना पड़ेगा, रुको मैं ट्राई करता हूँ। आपका ये कहना है कि R से R में एक फंक्शन है, G भी R से R में एक फंक्शन है, और ये नॉन कांस्टेंट है, और ये भी नॉन कांस्टेंट है ना, और ऐसा हो कि f ऑफ g ऑफ x एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाए, ये ना। तो एक एग्जांपल आपने ढूंढा था, दूसरा एग्जांपल नहीं मिला, ये कह रहे हो आप? हाँ ओके, तो उसके लिए मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। हाँ, जनरलाइज्ड टाइप के कुछ चाहिए, मतलब तो वैसे जनरलाइज्ड कैसे करूंगा? जनरलाइज नहीं होगा ना, क्योंकि ये सब चीजें बहुत रेयर होंगी, ऐसा नहीं कि एक कोई जनरल फॉर्मूला होगा जिसपे फिट कर दोगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सब हिट एंड ट्रायल तरीके से ही आएगा। सो दिस विल नॉट बी कोई जनरल वैसा होगा। हाँ, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट हो सकता है कि ऐसा हो कि वो कैंसिल हो जाए, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट क्या करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट को 0 पे ले आया था, तो वो ठीक है। बाकी ऐसे ही कुछ ऐसा फंक्शन मिक्स करना पड़ेगा ताकि वो कांस्टेंट पे उसको मैप करवा दे, है ना, ये चीज है। लेकिन वो नॉन कांस्टेंट लेना था ना, ये चीज है यहाँ पे। और जरूरी आर पे ही डिफाइंड हो, आर का सबसेट नहीं ले सकते। सो ऐसा कोई जनरल कोई नहीं होगा मुझे, तो तुम ऑनलाइन तुम सर्च कर सकते हो, बुक्स में देख सकते हो, ऐसा कोई जनरल नहीं मिलेगा, कोई है नहीं ऐसा जनरल तरीका कि आप ऐसे क्विकली सेकंडों में ढूंढ लो। यू हैव टू ट्राई फॉर दैट, ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक दो फंक्शन ऐसा बताओ दोनों 1 1 हो, और या एक 1 1 ना हो, दूसरा कॉम्पोजिशन 1 1 हो, तो आपको ढूंढना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा सा, है ना, मतलब दो में से एक ही 1 1 हो लेकिन कॉम्पोजिशन 1 1 हो जाए, तो वैसे करके मिल जाएगा, बट आपको ढूंढना पड़ेगा या ना हो। उसका तो जनरल है कि तो अगर कंपटीशन 1-1 होगा तो सर मतलब जिसका अंदर रहेगा उसका तो 1-1 होना चाहिए, तो आ जाएगा। हाँ, उसका तो थ्योरम एक था ना, इसका थ्योरम है एक्चुअली 1 1 ऑन 2 का। gx अगर 1 होगा तो gx को 1-1 होना चाहिए। तो ये अगर थ्योरम के अगेंस्ट एग्जांपल पूछेगा आपसे, जैसे एक ऑप्शन फॉल्स कर दे, क्या था, ठीक है, एनीवे इसका हम देखेंगे, इसका कोई जनरल थ्योरी जहाँ अभी तो मुझे पता नहीं है, पर मैं ट्राई करता हूँ, कोई जनरल मिलेगा तो आई डोंट थिंक कोई जनरल ऐसा होगा, क्योंकि एग्जांपल ढूंढना चाह रहा है ना, तो एग्जांपल तो बनाने पड़ेंगे इसीलिए। ठीक है, हाँ जी सयानी, आपको इसमें कौन सा क्वेश्चन डाउट है? हाँ सर सारे डाउट सर नहीं 1 बाय 1 बताओ, कौन सा क्वेश्चन बताना है? पहले से सर बताइए। अरे पहले तो देख लो, आप डाउट जो पूछे वो पूछ लो, क्या है उसमें। सर उसमें से वो जो 9th जो है ना, एक मिनट हाँ भवन,
अब इसमें 11 बजे तक क्लास है। हाँ क्लास। सो हाँ 9th पे आते हैं, 9th से स्टार्ट करते हैं ना। ये कह रहा है 9th क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row such that women occupy the even places। इवन प्लेसेस, तो मान लो सीट को तुम फिक्स कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 9 हो जाएगा खुद ही यहाँ पे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये चेयर है, एक रो में चेयर पर नंबर लिखा हुआ है। इसने कहा कि 5 मेन है 4 वुमेन है, इस तरीके से बिठाने हैं कि वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। सो वुमेन के लिए फेवरेबल चॉइस है 2 4 6 8। और कितने वुमेन है? 4 वुमेन है, 4 सीटें हैं। तो बताओ 4 वुमेन्स कैन बी प्लेस्ड ऑन 4 पोजीशन इन हाउ मेनी वेज? तुम्हें बताओ सैनी। हाँ 4 फैक्टोरियल वेज। एंड अब कितने पोजीशन बच गए? 1 3 5 7 9। ये कितने हैं? ये पोजीशन 5 है। तो 5 men can be seated in 5 positions। 5 में कैसे 5 पोजीशंस, वो 5 फैक्टोरियल। दिस इज आंसर। अब ये मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एंड है, मतलब एक साथ बैठेंगे ये लोग। जी मेन एंड वुमेन उसमें लिखा हुआ भी है, हमें भी यही सोचना है। तो और वो कैसे है? तो ये तो ठीक तो है, आपको आदत तो है, क्या दिक्कत है इसमें? ऐसे ही 10th वाला भी है। सर वो सॉल्व करो या खुद करोगे? सर नहीं, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मैंने कर ही है। बस 25 students 10 are chosen for excursion and 25 C10 हो रहा है और 3 students decide। सर ये पोर्शन थोड़ा सा दिक्कत है सर। नहीं थोड़ा सा दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ो, पूरा लाइन पढ़ो पहले। हाँ सर ये 25 से 10 चूज कर ले तो 25 C10 है, लेकिन उसके बाद जो 3 स्टूडेंट है वो कैसे चूज करूंगी? पहले पूरा लाइन पढ़ो, मुझे समझाओ, उसका मीनिंग समझाओ। आपको इंग्लिश नहीं आती है ठीक से, मुझे ये समझ आ रहा है। आप ढंग से पढ़ो पूरा लाइन, क्या बोल रहा है ये? लाइन पढ़ो पूरा। There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join। इसका मतलब समझाओ मुझे। मतलब उनमें से 3 स्टूडेंट्स होगा जिसने ज्वाइन किया है और नहीं भी ज्वाइन कर सकता। नहीं, आपको वही तो दिक्कत है, आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन में दिक्कत है, आपको एग्जैक्ट मतलब ही समझ नहीं आ रहा है। ठीक से पढ़िए फिर से। तो वहाँ पे 22C3 + 22C7 होगा। ओके क्वेश्चन आपको एक्चुअली समझ नहीं आते, एक्चुअली क्या इंग्लिश में आपको दिक्कत है, मुझे ये समझ आ रहा है। उस लैंग्वेज का मीनिंग समझना होता है। फिर से पढ़िए आप क्या लिखा हुआ है। There are 3 students who decide that either all of them will join, none of ये them विल ज्वाइन का मतलब क्या है? कि ज्वाइन करेगा या कर चुका है? मतलब करेगा। हाँ तो आप कह रहे कर चुका है। हाँ बताओ, आगे पढ़ो एक बार फिर से। There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join। हाँ मतलब क्या हुआ? ये will join मतलब ये वो करेगा या नहीं? मान लो आप टीचर हो, मुझे आप समझा रहे हो, तो मुझे क्वेश्चन समझाओ आप। मैं मान लो स्टूडेंट हूँ और आप एक इंग्लिश के ही टीचर हो फॉर एग्जांपल, तो आप मुझे उसका मतलब समझाओ कि वो लाइन का मतलब क्या है। मुझे ऐसे समझाओ कि मुझे समझ आ जाए वो लाइन कहना क्या चाह रहा है। हिंदी में ही समझाओ या आप इंग्लिश में समझाओ, जैसे समझाओ तो मुझे समझाओ कि वो लाइन कहना क्या चाह रहा है। तो वही तो समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए इंग्लिश टीचर के पास जाने की जरूरत है, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इंग्लिश टीचर के पास आना पड़ेगा। अब मैं इंग्लिश थोड़ी सिखा सकता हूँ आपको। इंग्लिश में लिखा हुआ है सेंटेंस, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसकी मीनिंग क्या है। ये तो सिंपल इंग्लिश का प्रॉब्लम है ना आपको। अब इंग्लिश मैं थोड़ी सिखाऊंगा। अब इंग्लिश को आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो।
उनसे 3 स्टूडेंट्स who decide मतलब 25 स्टूडेंट्स के बीच में से 3 स्टूडेंट्स होंगे जो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे ऐसे करेंगे या नहीं करेंगे कंडीशन है, आप समझे ही नहीं, ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। ऑल ऑफ देम का मतलब क्या है? ऑल ऑफ देम मतलब जितने सारे मतलब वो 3 स्टूडेंट्स में ऑल ऑफ देम होता है। हाँ, तो क्या कहना चाह रहा है? टोटल 25 है, उसमें से उसको 10 लोगों को बुलाना है। अब 25 में वो 3 लोग हैं एंड बाकी बचे 22 लोग, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, 10 लोग हैं, सो वो 3 लोग हैं एंड बाकी बचे 7 लोग। अब क्या कहना चाह रहे हैं? वो 3 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं या तो हम तीनों जाएंगे पार्टी में या कोई भी नहीं जाएगा। तो ऐसे समझाओ ना मुझे कि ये मतलब है इस क्वेश्चन का। आप कह रहे हो जाएंगे भी नहीं भी जाएंगे, ये क्या मतलब है जाएंगे भी नहीं भी जाएंगे? ये थोड़ी कह रहा है वो कह रहा है या तो तीनों जाएंगे या कोई भी नहीं जाएगा, ये मतलब है। आइदर ऑफ देम, कोई एक सिचुएशन होगा। दोनों थोड़ी हो रहा है कि जाएंगे भी या नहीं भी जाएंगे, ऐसा थोड़ी बोल रहा है। नहीं वो मतलब जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई नहीं जाएगा। तो ऐसे ही समझाओ ना मुझे, ये तो मैं बोल रहा था, आप मुझे समझाओ कहना क्या चाह रहे हो। आप पहले क्या बोल रहे थे, जाएंगे भी एंड नहीं भी जाएंगे, ये क्या मतलब है जाएंगे नहीं? तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा आपको। अब इसमें क्या ही सिखा सकता हूं मैं आपको, जब आपको इंग्लिश को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो तो हाउ विल यू सॉल्व? एग्जाम में मैं थोड़ी समझाने आऊंगा आपको एग्जाम के क्वेश्चंस। एग्जाम में अगर आप पढ़ोगे यही क्वेश्चन तो वहां क्या एग्जामिनर आपको समझाएगा कि बेटा ये कह रहा है लाइन, ऐसा थोड़ी बोलेगा। दैट यू हैव टू इंटरप्रेट कि वो पूछना क्या चाह रहा है। सो ये 3 लोग ऐसे हैं, या तो ये तीनों आएंगे या कोई भी नहीं आएगा, सिंपल है। सो टोटल तरीका था कि लाइक 25 में 10 लोगों को बुलाना था, तो वैसे वो बुला सकता था 25C10 तरीके से, 25 में 10 चूज करना। बट कंडीशन है यहाँ पे कि या तो ये 3 लोग हैं या तो तीनों आएगा या कोई भी नहीं आएगा। और का सिचुएशन है, 2 सिचुएशन है। All 3 will join or none of 3 will join। अब इसका क्या मतलब है all 3 will join? तो ये तो पक्का है कि तीनों आएंगे ही पार्टी में। तो बताओ मुझे कितने लोग और चुनना पड़ेगा? वो 10 लोगों को बुलाना चाह रहा है। इस सिचुएशन में क्या पक्का हो गया कि 3 लोग तो आना ही है। सो हाउ मेनी पीपल आई नीड टू चूज फ्रॉम? हाउ मेनी? 25C3 नहीं, 3 तो पक्का ही हो गया। तो इस 22 में से मुझे बुलाना पड़ेगा 7 लोगों को। 3 तो ये 3 लोगों में से 3 लोग तो आ ही रहे हैं, ये 3 लोगों में तीनों तो आ ही रहे हैं। जस्ट इन 22 में मुझे 7 को ही सेलेक्ट करना होगा क्योंकि ऑल 3 विल ज्वाइन, 3 तो आ ही रहे हैं एंड बाकी जो बचे 22 में से 7 को बुलाया जाएगा। तो टोटल 25 में 10 लोग हो गए। वो तीनों दोस्त तो आ ही रहे हैं, पक्का है। 3C3 मतलब उन तीनों में से तीनों आ रहे हैं, इन 3 में से तीनों ज्वाइन कर रहे हैं एंड 22 में से 7 लोगों को चुनना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। और दूसरा सिचुएशन कि नन ऑफ 3 विल ज्वाइन, उन तीनों में से कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। तो 3C0 होगा जी, 3C0 होगा एंड 22C10 होगा। जी हो गया। तो क्या दिक्कत है? दैट्स फाइन, सही बताया आपने, दैट इज गुड। सो ऐसे सोचना है, तो यही चीज आप घर पर सोचना है, दैट इज करेक्ट। कि सिंपल है, कोई भी नहीं आएगा, 3 में से 0 लोग आएंगे, बाकी 22 में 10 को बुलाना पड़ेगा मुझे। एंड यहाँ 3 में से तीनों आ गया तो 22 में 7 लोगों को बुलाना पड़ेगा मुझे क्योंकि टोटल 10 लोग ही आएंगे। 25 में से ना, किसमें? अरे सॉरी, हाँ यहाँ तक गड़बड़ गई। एक मिनट रुको। 25 में से क्यों होगा? कहाँ तुम कह रहे हो, किसमें कह रहे हो? वो वाले में 10 वाले में 25 में से नहीं, वो 3 तो बाहर हो गया ना, इनको तो आना ही नहीं है। देखो यहाँ पे फिर से, यहाँ बोल रहा है नन ऑफ द 3 विल ज्वाइन, तो इन्होंने कहा कि हम तीनों में से कोई भी नहीं आएंगे, पहले से फिक्स हो गया कि नहीं आएंगे। तो 10 लोग कौन आएगा? अच्छा हाँ, क्लियर है। है ना? 2 सिचुएशन, या वो तीनों आएंगे ही, सो वो 3 श्योर हो गया, 3C3 सही बताया इन्होंने, ठीक है ना? बाकी लोग देख लीजिए, इट इज फाइन। ये है बस। तो ये 3C3 1 होता है, 3C0 भी 1 होता है। तो ये 22 में 7 लोग आएंगे या 22 में 10 आ जाएंगे, हो गया। दिस इज आंसर, यही आंसर लिखा होगा बुक में, दैट्स ऑल।
तो ऐसे ही आपको इंटरप्रेट करना है, घर पे ट्राई करना है क्या हो सकता है, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछना है इसमें से, कौन सा? तो क्वेश्चन 7 में पढ़िए, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़िए, ठीक से रीड कीजिए। तो जोर से रीड कर। हाँ हाँ सब लोग सुनेंगे, मैं भी, ताकि आपको समझ आए क्वेश्चन। In an examination, question paper consists of 20 questions divided into two parts, part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select all the question? अब मुझे क्वेश्चन समझाइए आप, क्या बोला है ये? 12 क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और उसमें से सर पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस है और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चंस है और ओवर वो पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के 8 क्वेश्चंस करने होंगे और ईच पार्ट, हर एक पार्ट से 3 क्वेश्चंस करने हैं। एग्जैक्टली 3 क्वेश्चन करने हैं या ज्यादा कम भी हो सकते हैं? नहीं, एटलीस्ट मतलब 3 से ज्यादा करने हैं ईच पार्ट। तो बताओ क्या पॉसिबिलिटी है? 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो पहले पार्ट से अगर 3 करता है, दूसरे पार्ट से कितने करने होंगे उसको? पहले पार्ट से मिनिमम 3 है तो सेकंड पार्ट से नहीं 5 होगा, 5 अगर यहाँ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो? फिर 4 करने पड़ेंगे। और यहाँ अगर 5 अटेम्प्ट करता है तो? 5 करता है तो उसको 3 करने होंगे सेकंड पार्ट। और यहाँ अगर 6 करता है तो? फिर 2 करने पड़ेंगे। जो कि पॉसिबल है, वैलिड है या कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं है वैलिड? हाँ सर वैलिड होगा क्योंकि टोटल 8 करने होंगे। क्वेश्चन समझो फिर से, ईच पार्ट से कितने करने जरूरी हैं? ईच पार्ट से मिनिमम 3 करना चाहिए। तो ये कैसे वैलिड हो गया फिर? ओ अच्छा, हाँ तो ये पॉसिबिलिटीज हैं और इसको ब्रेक करो। पहले पार्ट में टोटल 5 क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट में टोटल 7 क्वेश्चन है। अब बताओ, या तो ये सिचुएशन होगी या ये सिचुएशन होगी या ये, आइदर दिस सिचुएशन और दिस। सो बताओ ये होने की क्या, इसका क्या नंबर ऑफ वे है? इसका नंबर ऑफ वेज होगा। पहले पार्ट में कितने क्वेश्चन हैं? पहले पार्ट में 5 क्वेश्चंस है। कितने करने हैं इसको इसमें? 5 से 3 करने हैं। एंड दूसरे पार्ट में कितने हैं? 7 से 5 करना है। और फिर प्लस हाँ 5C4 into 7C2 प्लस 5C5 और 7C3। ये आंसर इस क्वेश्चन का। अच्छा, और सर क्वेश्चन 8 में क्या है, पढ़ो। रीड करो, क्वेश्चन 8 रीड करो। Determine the number of 5-card combinations out of a deck of 52 cards if each selection of 5 cards has exactly 1 key. समझाओ मुझे अब। और 5 कार्ड मतलब 5 कार्ड्स है, वहाँ से 52 कार्ड्स में से उसको निकालना पड़ेगा और वो 5 कार्ड्स में एक किंग होना जरूरी है। तो 52 कार्ड में कितने किंग होते हैं? 52 कार्ड्स में 4 किंग्स होते हैं। सो 4 किंग और बाकी कितने बचे?
कुकिंग और बाकी बचे 48। हाँ, और 5 कार्ड में कितने किंग चाहिए मुझे? मुझे एटलीस्ट वन, मतलब एक। एटलीस्ट वन, एग्जैक्टली वन। हाँ एग्जैक्टली वन। तो एक किंग चाहिए और बचे कितने? बचे 4। तो बताओ इसका, 4 किंग है, मुझे एक किंग चाहिए, कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? 4C1। एंड 48 अदर है, मुझे 4 अदर चाहिए। 48C4। अब बताओ इसमें ऐसा क्या है, मुझे ये समझ हैं? ऐसा क्या है जो आप नहीं कर पा रहे हो, मुझे समझाओ। ये सब क्या है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि आप उस लोग 11 12 से क्वेश्चन, क्या ऐसा है? आप ट्राई कोशिश करते हो आप, मैंने कैसा क्या कर दिया इसमें, बताइए। ये तो सोचना है कि कितने किंग है, कितने चाहिए मुझे। ओके, सर कर लूंगी, अब बाकी क्वेश्चंस पूछो। जी नेक्स्ट बताइए, किनका डाउट है? और किसी को कुछ पूछना है डाउट आप में से? हाँ सर, हाँ सर क्वेश्चन। जबरदस्ती मत पूछो, ट्राई करके आओ फिर पूछना, जबरदस्ती नहीं है कि पूछना ही है। अगर ट्राई करके आओ, जेन्युइन डाउट है तो डिस्कस करो, पूछो। सर मिसलेनियस में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए पूछती हूँ। पहले ट्राई तो कर लो, ऐसे ही पहले मान लिया डिफिकल्ट है, तुमसे ज्यादा डिफिकल्ट थोड़ी है वो। 11 12 की चीज हम इस लेवल तक आ चुके, हमारे लिए अब डिफिकल्ट थोड़ी है वो, पहले से अज्यूम कर लिए डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? हम 11 12 के बच्चे थोड़ी हैं कि हमारे लिए डिफिकल्ट है, हम इस लेवल पे आ चुके हैं, हमारे लिए तो आसान होना चाहिए। वो उनके लिए डिफिकल्ट है जो 11 12 में हैं, उनके लिए हो सकता है, हमारे लिए डिफिकल्ट थोड़ी होगा। ठीक है। पहले सॉल्व करो कुछ, ये सब क्वेश्चन जो पूछ रहे हो पहले तुम, अब तुम ही जानते हो, तुमने ट्राई किया नहीं किया, क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें लगा नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई क्वेश्चन पढ़ते हो तो ट्राई करो, गलतियां करो, नए नए तरीके से गलत सोचो, कोई दिक्कत नहीं। अरे दैट प्रोसेस बिल्ड करेगा आपके कॉन्सेप्ट्स, जो मिस्टेक्स हैं वो आपको सिखाएगा। एंड अगर आप गलती की वजह से ट्राई नहीं करोगे तो आप एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे, दैट्स ऑल। घर पे गलतियां करो ताकि एग्जाम में गलतियां ना हो, ये चीज है। और किसी को डाउट है? नहीं है, चलिए स्टॉप करते हैं, बाकी लोगों के लिए डाउट करते हैं। हेलो जी सर, बोलो। तेजस